आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फरहत नादिर रिजवी आज एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ मिर्ज़ा गालिब के दीवान की पहली गज़ल लेके। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी और आप इसमें और क्या चाहते हैं। तो नाजरीन आपके सामने आज दीवान गालिब की पहली गज़ल है। नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का। शायर कहता है, नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। देखिए, पहले लफ्ज़ों के हवाले से मतलब समझ लेते हैं, फिर डिटेल तफसीर पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो शायर कह रहा है कि ये किसकी तहरीर की शोखी है कि जिसका हर नक्श ऐसा लगता है कि फरियाद कर रहा है। और फरियाद किस तरह से कर रहा है? ईरान का एक तरीक़ा था कि जब ईरान के बादशाह के दरबार में कोई फरियादी जाता था तो वो एक बड़ा कागज़ का टुकड़ा फाड़ के अपने गले में डाल लेता था, जिसको कफनी कहते थे, और जाके दरबार में खड़ा हो जाता था। बादशाह दूर से ही देख के ये समझ जाता था कि अच्छा, ये आदमी फरियादी है और इसके ऊपर कोई जुल्म हुआ है, जिसकी फरियाद लेकर ये हमारे पास आया है। तो ये एक सूरत हाल थी जिसकी तरफ रेफ़र कर रहा है ये शेर, इशारा कर रहा है कि मेरे तमाम अशार जो मैंने लिखे हैं वो मेरे दीवान में दरअसल कागज़ पे लिखे हुए हैं। तो गोया मेरे अशार ने, मेरे अल्फाज ने कागज़ का लिबास पहन रखा है, और कागज़ का लिबास पहन के वो एक फरियादी की तरह किसी के हुजूर में, किसी के दरबार में खड़े हैं। तो ये किसकी शोखी तहरीर है जिसका हर नक्श फरियादी है? ज़ाहिर है गालिब अपने ही कलाम को, अपनी ही शोखी तहरीर को रेफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे दीवान का हर शेर अपनी हालत असली में, अपनी कैफियत में, अपनी सिचुएशन में जिस तरह से वो है, उस सूरत में ये कह रहा है कि वो फरियाद है, फ़ुग़ा है। दरअसल गालिब ने अपने कलाम को अपना पर्दा किया है, अपने दुख और दर्द का। हर इंसान करता है। शायर तभी शेर कहता है जब उस पर कोई कैफियत तारी होती है। और गालिब की ज़िंदगी गमों से ताबीर थी, बहुत सारे मसाइल थे। एक तो ये कि वो एक तुर्की सल्जूक़ी सिलसिले नस्ब रखने वाले, ख़ुद के ऊपर बहुत फ़ख्र व मुबाहत करने वाले, लेकिन उनके जो हालत थी उस ज़माने में, उनकी पेंशन जो है वो ख़त्म हो गई थी और माली परेशानी का शिकार थे। बादशाह के दरबार में उस वक्त ज़ौक़ थे जो बादशाह के अतालिक़ थे, टीचर थे, और गालिब को बादशाह के दरबार में भी गुंजाइश उनको नहीं मिल पा रही थी। बादशाह के दरबार में भी उनकी रसाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गालिब का अंदाज़ अलग था। वो अलग लेवल के अशार कहते थे, बहुत हाई लेवल के अशार कहते थे, और उस हाई लेवल को, उस वेवलेंथ को आम लोग, आम आवाम नहीं फॉलो कर पा रहे थे, कैच कर पा रहे थे, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तो वो उनको जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था एज अ शायर, जो उनकी क़दर और मंजिलत और जो इज़्ज़त होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भी मौका आया जब शराब नोशी की वजह से, मैं नोशी की वजह से उनको क़ैद कर लिया गया और उनको कैदी बना के बाज़ार में पाबज़ंजीर ले जाया गया। तो इन सारी चीज़ों ने उनकी खुददारी को बहुत ठेस पहुंचाई। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उनकी शायरी के बैकग्राउंड में मौजूद हैं। इसी वजह से उन्होंने एक जगह खुद ही कहा है कि न गुले नगमा हूँ न पर्दा साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। यानी मेरा जो कलाम है वो कोई साज नहीं है, कोई नगमा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ एक टूटे हुए दिल की फरियाद है। यहाँ पे भी वही बात कहना चाहते हैं कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का। ये किसकी शोखी तहरीर है जिसका हर नक्श अपनी हालत से फरियाद कर रहा है। और कैसे फरियाद कर रहा है? क्योंकि वो कागज़ का लिबास पहने हुए। तो एक आम बात को, ज़ाहिर अल्फाज कागज़ पे ही लिखे जाते हैं, दीवान कागज़ पे ही मुरतब होता है, तो ये एक आम सी बात है। लेकिन इसमें ख़ास बात गालिब ने अपनी आदत के मुताबिक पैदा कर दी और कहा कि चूँकि अल्फाज कागज़ी लिबास पहने हुए हैं, तो दरअसल वो फरियादी हैं और वो फरियाद कर रहे हैं। तो मेरी शोखी तहरीर के पर्दे में मेरी फरियाद व फ़ुक़ा की तलाश की जाए। और किसके दरबार में फ़रियाद कर रहे हैं? देखिए, पुराने ज़माने में क्या, अभी भी जब कोई दीवान मुरतब करता है तो उसकी इब्तिदा हम्द से या नाज से या अल्लाह की हम्द व सना करके करता है। तो गालिब भी अगर वही करते तो उनका तो वही अंदाज़ था, नमी रमीम,
براہ کے کارواں رفتست، ہم اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں جس پہ تمام لوگ چلتے ہیں، غالب اپنی ڈگر اپنا راستہ خود تلاش کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اللہ سے تخاطب اختیار کیا، اللہ سے ہی بات کر رہے ہیں، لیکن بات کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرا کلام ہے اس کا ہر شعر، یہ جو میری شوخی تحریر ہے اس کا ہر شعر، ہر لفظ کاغذی پیرہن پہن کر کسی قادر مطلق کے سامنے اس کے دربار میں فریاد اور فغاں پیش کر رہا ہے، اور اپنی حالت میں، اپنی کیفیت میں وہ فریادی ہے، فریادی کی طرح ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ یہاں پہ ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شاعری میں کبھی بھی وہ بات جو کہ لفظوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہے وہ وہی بات نہیں ہوتی، اس کے آگے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ شاعری میں تہ در تہ معنی کی لہریں رواں دواں ہوتی ہیں۔ تو تمام ایسپیکٹ، تمام تہیں، تمام جہات، تمام ڈائمینشنز ایک شعر کے کبھی بھی ایک سٹنگ میں بیان نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جو بہت آبویس سی باتیں ہیں، جو بہت ظاہر بظاہر چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، یہاں پر اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اب شاعر اگلے شعر میں کہتا ہے، کاؤ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اب کاؤ کاوے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ دراصل کچھ لوگوں نے اس کو کاوے کاوے کہا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو کاؤ کاؤ کہا ہے، لیکن اس لفظ کو دراصل کاؤ کاوے ہی پڑھنا چاہیے۔ کاؤ کاوے اس لیے پڑھنا چاہیے کہ یہ کار و کاوش سے بنا ہے۔ کار و کاوش یعنی کوشش کرنا، کار یعنی کام اور کاوش یعنی کوشش۔ تو کار و کاوش کو کاؤ کاوے کہا جا سکتا ہے فونیٹک فارم میں۔ ایران میں جو فارسی بولنے والے ہیں وہ اس طرح سے بول سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کاؤ کاوے سخت جانی ہے تنہائی نہ پوچھ۔ سخت جانی ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو کہ بہت ٹف ہو، بہت مشکل ہو، یعنی اگر ہم کہتے ہیں بھائی تم تو بڑے سخت جان ہو، تم سے تو پیچھا چھڑانا مشکل ہے، میری نوکری لگنا بہت مشکل ہے، میری بے روزگاری تو بڑی سخت جان ہے، جاتی ہی نہیں ہے۔ تو سخت جانی کا مطلب کوئی ایسی چیز جس کو دور کرنا، جس سے نجات پانا بہت ٹف ہے۔ تو کہتے ہیں میری جو تنہائی ہے، میرا جو اکیلا پن ہے، میرا اکیلا پن بہت ہی ٹف ہے، بہت سخت جان ہے، ہم اس سے تنہائی نہیں پا سکتے، اور اس کے کار و کاوش یہی ہیں کہ وہ مجھے مسلسل تنہائی کا شکار رکھے، یعنی میری جو تنہائی ہے اس کے کار و کاوش، اس کی کوششیں مجھے تنہائی کا شکار بنا دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ میری تنہائی کے کار و کاوش یہ ہیں کہ وہ مجھے بالکل مایوس اور مزمحل اور تنہا کر کے رکھے ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شام ہو جاتی ہے، شام کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب صبح آ ہی نہیں پائے گی۔ شام کو صبح کرنا میرے لیے اتنا مشکل ہے جیسے پہاڑ کو کاٹ کر اس میں سے دودھ کی نہر بہانا، یہ مشکل کام ہے۔ یہاں پہ تلمیح ہے، شیریں اور فرحاد کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ شیریں کے حصول کے لیے فرحاد سے کہا گیا تھا کہ تم پہاڑ کو کاٹو اور اس سے دودھ کی نہر نکال کے لاؤ تو شیریں مل جائے گی، اور ظاہر یہ ایک مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے، پہاڑ سے دودھ کی نہر نکل نہیں سکتی۔ تو جس طرح پہاڑ سے دودھ کی نہر نہیں نکل سکتی، اسی طرح مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اب جو یہ میری زندگی کی شام آ گئی، یہ کبھی صبح سے متبدل نہیں ہوگی، اس کی صبح کبھی نہیں ہوگی۔ یہاں شام مایوسی، تنہائی، خاموشی، غم اور محرومیوں کا استعارہ بن کے آئی ہے، اور صبح تبدیلی، آغاز، جد و جہد کی شروعات، نئی امید کی کرن کے پھوٹنے کا استعارہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے، پھر صبح ہونے کا امکان میری نگاہ میں ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب میں ایک مرتبہ ناکامی کے دلدل میں اترنے لگتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں کبھی اس سے باہر نہیں نکل پاؤں گا اور کبھی کامیابی کا حصول نہیں ہو پائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ غالب نے اکثر کہا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ کوئی انسان جب کسی طرح کے مسئلے میں، کسی طرح کی پریشانی میں، کسی آزمائش میں، کسی مشکل میں ہوتا ہے تو دن تو کٹ جاتا ہے لیکن رات نہیں کٹتی۔ رات جو ہے وہ تنہائی اور پریشانی اور مسئلوں کی یورش لے کے آتی ہے، تو رات کا کاٹنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ تو جب شام آتی ہے تو پھر صبح کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ غالب ایک
मजलिसी मिजाज के मालिक इंसान थे, अदबी इंसान थे। उनके बहुत सारे दोस्त थे बल्ली मारान में, और जब शाम होती थी तो वो तमाम दोस्त आते थे और गालिब के मकान पर जहाँ वो रहते थे एक बज़्म जमती थी, मुशायरे होते थे, गुफ्तगू होती थी, दोस्तों में अहबाबों में तरह तरह की खुशगवार बातें होती थीं। और जब गदर के बाद तमाम दोस्त इधर उधर बिखर गए तो अब जो शाम होती है तो ऐसा लगता है कि ऐसी तन्हाई का एहसास होता है कि ऐसा लगता है कि सुबह नहीं आ पाएगी। तो ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे हमदम, मेरी तन्हाई के कारो काविश के बारे में मत पूछ कि मेरी तन्हाई मेरे लिए कैसी मुसीबत और परेशानी के सामान फराहम करती है और हमें किस कदर मायूस कर देती है। ऐसा लगता है कि शाम अब आ गई तो सुबह करना इसका बहुत मुश्किल होगा, वैसे ही मुश्किल होगा जैसे जुए शीर का दूध की नहर पहाड़ से निकालना मुश्किल होता है। अगले शेर में कहते हैं, जज्बे बे इख्तियार शौक़ देखा चाहिए, सीने शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। शायर कहता है कि हमारा जज्बा शौक़ कि हम अपने महबूब के हाथों कत्ल हो जाएं, मुझे बेकरार तो रखे हुआ है। मैं तो मुस्तरिब हूँ, मैं तो बेचैन हूँ, बेकरार हूँ कि मेरा महबूब मुझे कत्ल कर दे। मैं उससे कत्ल हो जाने के लिए बेहद आमादा हूँ, बेहद तैयार हूँ। लेकिन ये तो मेरी कैफियत है। ज़रा तलवार को तो देखिए कि तलवार मुझे शौक़ कत्ल करने के शौक़ में कितनी बेकरार है, कितनी आमादा है कि उसका दम, उसका सीना उसके सीने से बाहर निकल आया है। अब देखिए तलवार जो होती है उसका बाहरी हिस्सा यूं कर्व की शक्ल में होता है, हाफ कर्व की शक्ल में होता है। तो हाफ कर्व को सीने से तशबीह दी है और उसका दम यानी सान जो है वो उसके बिल्कुल बाहरी हिस्से पे होती है। अगर हम किसी चीज़ के हुसूल के लिए बहुत मुस्तरिब होते हैं तो हमारे सीने से हमारा दम बाहर होने लगता है, यानी हमें सांस फूलने लगती है कि हम जल्दी से जल्दी उस चीज़ को हासिल कर लें। और यहाँ पे तलवार का सीना तलवार की बाहरी काट को कहा गया और उसका दम उसकी सान को कहा गया। तो सान सीने के बाहर ही होती है। उस कैफियत को जो कि उसकी असली कैफियत है तलवार की, उसको एक ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और उसके ज़रिए कहा गया कि चूँकि तलवार मेरे कत्ल करने के शौक़ में मुस्तरिब है और बेचैन है कि ऐसे आशिक को आज उससे कत्ल किया जाना है, तो उसका दम भी उसके सीने से बाहर आ गया है। यानी मैं तो अपने महबूब के हाथों से कत्ल किए जाने के लिए तैयार ही हूँ, आमादा ही हूँ, बेकरार ही हूँ, लेकिन ख़ुद तलवार भी मुझे कत्ल करने के लिए बेहद आमादा है। तो ये एक तरह का मुबालगा है, और किसी भी कैफियत को, किसी भी एहसास को कारी करने के लिए, शदीद करने के लिए शुअरा इस तरह के वसाइल का, इस तरह के तरीक़ों का सहारा लेते हैं कि वो कोई ख़ास कैफियत हमारे ऊपर पैदा करने के लिए किसी एक सूरत हाल को, किसी सिचुएशन को बहुत बढ़ा देते हैं ख़याली तौर पर। तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन को बढ़ा दिया गया है, एक कैफियत को बढ़ा दिया गया है। तलवार का दम तलवार के बाहर ही होता है, नेचुरली बाहर होता है, लेकिन ये कहा गया कि चूँकि मैं मर जाने को पसंद करता हूँ, इश्क में कत्ल हो जाने को पसंद करता हूँ, तो मैं तो पसंद करता ही हूँ, तलवार भी आज मेरे जैसे आशिक को कत्ल करने की तमन्नाई है। और उसका जज्बा बेख्तियार शौक़ यानी उसका तलवार का मुझे कत्ल कर देने का का जो शौक़ है, का जो जज्बा है, वो इस कदर बेख्तियार उसको कर रहा है कि उसका दम उसके सीने से बाहर निकल आया है। नाज़रीन, आगे का अगला शेर है, आगही दामे शनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दआ उनका है अपने आलम तकरीर का। अब देखिए, हम लोगों ने गालिब के बारे में पहले से भी ये गुफ्तगू सुन रखी है कि गालिब जो भी बयान करते थे, जो भी अशार पेश करते थे, अपने अशार में जो तराकीब इस्तेमाल करते थे, जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, जो उनकी लफ्ज़ियात थीं, और जो उनके अशार में मानी की का धारा बह रहा था, यानी उनकी ज़बान भी और उनकी फ़िक्र भी दोनों ही आम वेवलेंथ से, आम ज़हनी सतह से, आम सोच से बहुत ऊपर की थी। इसीलिए कहा जाता है कि गालिब अपने ज़माने से आगे के ज़माने की शायरी कर रहे थे, और गालिब को उसके आने वाले ज़माने में समझा गया, उसके ज़माने में गालिब को नहीं समझा जा सका। और गालिब ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया, और उन्होंने कहा है कि ऑल्दो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप दामे शनीदन, आगे ही कहते हैं सोचने समझने की सलाहियत को, आपके अंदर जो
चीज़ों को की अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, समझने की जो सलाहियत है, वो दामे शनीदन, दाम कहते हैं जाल को, शनीदन माने सुनना। आपकी सलाहियत मेरी बातों को चाहे कितनी ही गौर से सुन ले, जो मुद्दा है यानी जो मेरे बात करने का मकसद है, जो मेरा अल्टीमेट हदफ है, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम अपनी बात बताना चाहते हैं, वो मुद्दा उनका है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो हम तकरीर में जो बात कह रहे हैं, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मेरी गुफ्तगू का जो मतलब है वो उनका है, यानी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉन एग्जिस्टिंग है। अभी आप जो हमारे सामीन हैं उनके वेवलेंथ में वो हमारी फ़िक्र का जो लेवल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो हमारी बातों को समझ ही नहीं सकते, चाहे वो कितनी ही गौर से मेरी बातों को सुन लें। गालिब दरअसल यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग उनसे मुश्किल पसंदी की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि आप आसान कहें, आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आती, तो उसकी वजह यह है कि हम जो बातें कह रहे हैं, हमारा जो गुफ्तगू का मकसद है, वो मकसद इतना हाई है, इतना अलग लेवल का है कि उसकी इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश मेरे वक्त के लोगों के, जो हमें सुन रहे, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे सामे हैं, जो हमारे सामीन हैं, उनके जहन में मौजूद ही नहीं है, उनका है। तो वो कितनी भी कोशिश कर लें, मेरी गुफ्तगू का मकसद वो समझ नहीं पाएंगे। कहते हैं बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतश ज़ेरे पा, मुए आतश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। अब यहाँ पे आप कुछ अल्फाज हैं जिनका मतलब पहले मैं बता दूँ। बस के का मतलब ये कि बस हूँ, ऐसे ही हूँ, बस के कहने का एक अंदाज़ है। गालिब असीरी माने होता है क़ैद, अरेस्ट करना, क़ैद करना। आतश ज़ेरे पा, आतश कहते हैं आग को, ज़ेरे पा यानी पैर के नीचे। ऐसा लगता है कि मुझे क़ैद किया हुआ है और मेरे पैर के नीचे आग बिछी हुई है। तो क़ैद के बावजूद, क़ैदी बनाए होने के बावजूद, मेरे पैरों में ज़ंजीर होने के बावजूद, चूँकि मेरे पैर के नीचे आग बिछी हुई है, आतश ज़ेरे पा है, मेरे पाँव के नीचे आग की हिद्दत है, इसलिए मैं तड़प रहा हूँ, मैं बेकरार हूँ, मैं मुस्तरिब हूँ। क़ैदी होने के बावजूद मैं एक जगह पर ठहर नहीं पा रहा हूँ। अब क़ैद कैसे करते हैं? पैरों में ज़ंजीर डालते हैं, ज़ंजीर डाल करके उसको किसी को क़ैद किया जाता है, तो कहते हैं मुँह आतश दीदा। मुँह कहते हैं बाल को, आतश कहते हैं आग को। मुँह आतश दीदा, ऐसा बाल जिसने आग देख ली हो। आप देखिए बाल को, एक बाल को ले जाके आग के ऊपर जब आप गर्म करते हैं तो वो राउंड होके एक हल्के की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक सर्किल बन जाता है। और ज़ंजीर क्या होती है? ज़ंजीर एक सर्किल के अंदर, एक हल्के के अंदर दूसरा हल्का, दूसरे अंदर हल्के के अंदर तीसरा हल्का, तो एक एक चेन बना होता है ज़ंजीर का। तो कहते हैं मेरी ज़ंजीर का जो चेन है, मेरी ज़ंजीर का जो चेन है, उसका जो हल्का है, उसका जो राउंड है, वो हल्का दरअसल एक ऐसे बाल की तरह दिख रहा है जिसको आग के ऊपर धिका लिया गया है। यानी मेरी ज़ंजीर, मेरे पैरों में पड़ी हुई जो ज़ंजीर है, वो बेहद गर्म है और उस गर्मी की वजह से वो हमको मुस्तरिब और बेकरार रखे हुई है। हरचंद के मैं असीर हूँ, लेकिन असीरी के बावजूद मैं एक जगह पे टिक नहीं सकता हूँ, मुस्तरिब हूँ, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे आग है। मेरी ज़ंजीर आग के हल्के की बनी हुई है। कई बार पूछा जाता है कि मुँह आतश दीदा का क्या मतलब होता है, तो याद रखिएगा, मुँह कहते हैं बाल को, आतश यानी आग, मुँह आतश दीदा यानी आग दिखाया हुआ बाल। अगर आप बाल की एक लट को ले लें या एक दो बाल ले लें हाथ में और उसको आग के ऊपर ले जाएं, तो वो एक सर्किल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ऐसा लगता है कि एक ज़ंजीर सी बन गई उससे। तो ये है मुँह आतश दीदा। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी की क़ैद में रहते हुए मैं मुतमईन और साकिन नहीं हूँ, बल्कि मुस्तरिब और मुतहर्रिक हूँ, मुसलसल बेकरार हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की क़ैद जो है वो ऐसा लगता है कि हमें क़ैद तो कर दिया गया, लेकिन मेरे पैरों के नीचे आग का फ़र्श बिछा दिया गया, या मेरे पैरों में जो ज़ंजीर पड़ी है उसके हल्के दरअसल आग के बने हुए हैं, गर्म हल्के हैं, जो मुझे मुसलसल मुस्तरिब और बेकरार रखते हैं। तो सामीन, आपने देखा कुछ अल्फाज इसमें ऐसे हैं, बाज़ लोग इसको पढ़ने में गलती भी करते हैं। जैसे नक्श फरियादी को, बाज़ अफराद को मैंने देखा है कि वो पढ़ते हैं नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी नहीं पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नक्श फरियादी।
دوسری چیز ہے یہ لفظ کاوے کاوے کاؤ کاؤ الگ الگ طرح سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کو دراصل پڑھنا چاہیے کاؤ کاوے سخ جانی۔ کاؤ کاوے سخ جانی کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ کار و کاوش سے اس لفظ کو تعبیر کیا گیا۔ کار و کاوش جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، کار مانے کام، کاوش مانے کوشش، تو کار و کاوش سخ جانی کو کاؤ کاوے سخ جانی انہوں نے کہا ہے۔ نور الحسن نقوی صاحب نے اس میں فٹ نوٹ بھی لگایا ہے جسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ ناظرین، خدا حافظ۔